Good morning and Jai Hind students. Welcome to the sociology class. I hope you all are fine and safe at your home. So continuing with the same chapter, chapter 3, the story of Indian democracy. In the last lecture we have discussed the meaning of democracy, Constitution of India, its values and making of constitution. Today we are going to learn about the Panchayati Raj, role of political parties and pressure groups. So let's start our lecture. Now we will discuss about the Panchayati Raj. Panchayati Raj is a system of rural local self-government in India. The term Panchayati Raj in India signifies the system of rural local self-governments. यानी कि जो गवर्नमेंट है वो किसके हाथ में, स्थानीय लोगों के हाथ में, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके हाथ में गवर्नमेंट है, क्योंकि जो पावर थी, पॉलिटिकल पावर, उसको डिसेंट्रलाइज करके उसको ग्रास रूट लेवल तक यानी कि विलेज लेवल तक पहुंचा दिया गया, जिससे कि जो विलेजेस की प्रॉब्लम्स है उनको वहीं सॉल्व किया जा सके. It has been established in all the states of India by the acts of the state legislature. और जो राज्य विधानमंडल था उसके द्वारा इसको पंचायती राज को इंडिया के सभी स्टेट्स में लागू कर दिया गया. क्यों? टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल. डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए. क्यों? क्योंकि जो हमारी डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, क्या सभी को समान अधिकार प्रदान करती है, सभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, ना रिलीजन को लेकर ना कास्ट को लेकर. तो उसको कहाँ तक पहुंचाना है? ग्रास रूट लेवल तक. ग्रास रूट लेवल यानी कि विलेज लेवल तक उसको पहुंचाना है ना. इट इज इंटरेस्टेड विद रूरल डेवलपमेंट. और पंचायती राज सिस्टम को क्या टास्क दिया गया, क्या वर्क था उसका? रूरल डेवलपमेंट का वर्क था उसका. एंड वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. और इसको संविधान में कब लाया गया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में. अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि क्या इससे पहले 1992 से पहले क्या हमारी इंडियन सोसाइटी में पंचायती सिस्टम नहीं था? क्योंकि हमने पंच परमेश्वरी इनके बारे में तो पहले सुन रखा है, प्रेमचंद की स्टोरी में भी हमने पंच परमेश्वर के बारे में सुन रखा है ना. तो अब ये हम सोचते हैं कि क्या इससे पहले पंचायती सिस्टम इंडिया में नहीं था? तो देखिए, पंचायती राज इन इंडिया. पंचायती राज वॉज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट टू इंडिया. नया कॉन्सेप्ट नहीं इंडिया के लिए. इंडियन विलेजेस हैड पंचायत काउंसिल ऑफ 5 पर्सन फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम. बहुत पुराने समय से ही इंडिया के अंदर पंचायती सिस्टम है, जिसमें 5 लोगों की काउंसिल एक होती थी, जिसको पंच परमेश्वर भी कहा जाता था, है ना. which were having both executive and judicial powers and used to handle various issues or disputes arising in the village area. और जिनके पास सभी तरीके की कार्यकारी और न्यायकारी दोनों तरह की पावर उनके पास थी. और उनका काम क्या होता था? जितने भी डिस्प्यूट्स होते थे, घरेलू, जिसमें कह सकते हैं घरेलू लड़ाई झगड़े, या फिर किसी जमीन को लेकर कोई इशू होते थे, यानी कि ओवरऑल जितने भी विलेजेस में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको वही लोग जो सरपंच होते थे वही उनको सॉल्व कर दिया करते थे, है ना. अब पंचायती राज सिस्टम तो हमारे इंडियन सोसाइटी में काफी पुराना था, बट इट्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर वाज फर्स्टली रिकमेंडेड बाय बलवंत राय कमेटी 1957. इसको जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक रूप जो मिला वो किसने फर्स्टली रिकमेंड किया था? बलवंत राय कमेटी बनी थी एक 1957 में, उन्होंने इसको रिकमेंड किया था. और ये कमेटी क्यों बनी थी? कमेटी टू एग्जामिन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे जो पीपल से उनके वेलफेयर के लिए, तो ये उसको एग्जामिन करने के लिए कम्युनिटी बनी थी कि भाई पता कीजिए कि क्या ये लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, या लोगों को इससे कुछ लाभ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ पता करने के लिए जो कमेटी थी वो बलवंत राय कमेटी बनाई गई थी. तो क्या इस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी? द कमेटी इन इट्स रिपोर्ट इन नवंबर 1957 रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्कीम of democratic decentralization which ultimately came to be known as Panchayati Raj.
इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी वो नवंबर 1957 में दी और इसने कहा कि ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बना रखे हैं इनको बंद कीजिए। और क्या स्कीम उन्होंने बताई, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल पावर है उसको डिसेंट्रलाइज कीजिए, उसको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाइए, स्थानीय लोकल बॉडीज तक पहुंचाइए, जिससे कि लोग अपनी प्रॉब्लम उसी लेवल पे सॉल्व कर सकें। उनका स्थानीय जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा उन तक जो पावर है उसको पहुंचाइए, है ना। और इसका जिस्ट क्या निकल के आया, पंचायती राज सिस्टम। ये जो बलवंत राय कमेटी थी इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी पंचायती राज को लेके। क्या रिकमेंडेशन थी, इट रिकमेंडेड फॉर अ 3-tier सिस्टम एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। 3-tier सिस्टम एक बताया था, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर है। सबसे बेसिक लेवल पे क्या आता है, सबसे बेसिक लेवल पे है ग्राम सभा, जो कि किस लेवल पे है, विलेज लेवल पे, ठीक है। सेकंड नंबर पे आती है पंचायत समिति, जो किस लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे। फिर थर्ड नंबर पे आती है जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना। ये जो लोकल बॉडीज थी इनको 3 tier में डिवाइड किया करने का उन्होंने सजेशन दिया था। एंड इट ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ विलेज लेवल पंचायत, और विलेज लेवल पंचायत पे डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए, ये उन्होंने रिकमेंड किया था। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश पंचायत राज it started from Nagaur district on October 2, 1959। 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज को स्टार्ट किया गया। सबसे पहले पंचायत सिस्टम राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट किया गया, ठीक है। 73rd and 74th amendments ensured the reservation of 1/3 of the total seats for women in all elected offices of local bodies in both the rural and urban areas. One of these 17% seats are reserved for women belonging to the scheduled caste and tribes. 73-74 अमेंडमेंट एक्ट में जो लोकल बॉडीज में के अंतर्गत जितनी भी रूरल और अर्बन एरियाज की जितनी भी लोकल बॉडीज थी उसमें जितने भी सीट्स थी टोटल, उसका 1/3 किसको रिजर्व किया गया, वुमेन के लिए, ठीक है। और उसमें भी 17% सीट्स किन के लिए थी, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स से जो फीमेल कैंडिडेट बिलोंग करते थे उनको रिजर्व की गई थी, है ना। नेक्स्ट इज इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड एवरी 5 years, और कितने दिन बाद, एवरी 5 years के बाद इलेक्शन होने हैं। और मेंबर्स ऑफ पंचायत शुड इंक्लूड मेंबर्स ऑफ SC और ST, और पंचायत के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें SC और ST के जो मेंबर्स हैं उनका होना अनिवार्य था। नेक्स्ट इज 3-tier सिस्टम, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। नाउ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ पंचायत को क्या पावर्स मिली हुई थी और क्या उसकी ड्यूटीज थी। फर्स्ट इज प्रिपेयर प्लान्स एंड स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम और स्कीम्स बनाना। सेकेंड, टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस, ड्यूटीज एंड रेवेन्यूज फ्रॉम द विलेजेस, से टैक्स कलेक्ट करना, ड्यूटीज बताना। थर्ड इज टू प्रमोट स्कीम्स एंड प्लान्स टू टेक केयर ऑफ सोशल जस्टिस से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं उनको प्रमोट करना भी पंचायत का ही वर्क होता है। फोर्थ इज टू हेल्प इन डेवोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेशली दैट ऑफ फाइनेंस टू लोकल अथॉरिटीज। सरकारी दायित्व विशेष रूप से जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनको क्या करना, फाइनेंस उपलब्ध कराना, है ना। ये भी किसका वर्क है, पंचायत का।
Social responsibilities: take care of registration of birth, death, burial grounds, promotion of cattle facilities, family planning, child care. Second is economic construction of roads, buildings, well, tanks, schools, college, small scale industry, irrigation facilities are the social responsibilities of gram panchayat. विलेज पंचायत लोगों को अवेयर करने का वर्क भी करती है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक है, पेज नंबर 48, बॉक्स नंबर 3.10। इसमें देखिए, इनोवेटिव मोड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। इनोवेटिव मोड, कम्युनिकेटिंग मोड से लोगों को, यानी कि जो इलिटरेट वुमन होती हैं उनको उनसे कैसे कम्युनिकेट किया जाए, है ना। तो वो इनोवेटिव मोड्स निकालते हैं तरीके, जिनसे कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जा सके, है ना। एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप इसमें बताया गया है, द स्टोरी ऑफ टू विलेज, सुखीपुर और दुखीपुर, दो विलेज हैं, आर अनरिवेल्ड थ्रू अ क्लोथ फेड और अ स्क्रोल। ये एक पेंटिंग है जो कि क्लोथ पे की जाती है, स्टोरी टेलिंग की, इस पेंटिंग के थ्रू एक स्टोरी टेलिंग की जाती है ना। विलेज दुखीपुर और सैड, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, विलेज दुखीपुर है, सैड विलेज है, और हैज अ करप्ट प्रधान, और वहां की प्रधान क्या है, करप्ट है। हु हैज स्पेंड द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द पंचायत फॉर बिल्डिंग अ स्कूल, और उसे जो पैसे मिलते हैं एक स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए, वो क्या करती है, ऑन कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस फॉर हर सेल्फ एंड हर फैमिली, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक हाउस बनवा लेती है। द रेस्ट ऑफ द विलेज आर सैड, और जो विलेज के और लोग हैं वो कैसे हैं, सैड हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो सुखीपुर है उसके नाम से पता चल रहा है कि हैप्पी विलेज है। हैज अ कंटेंट पॉपुलेंस इज द प्रधान नजमा, वहां की प्रधान कौन है, नजमा है। हैज इन्वेस्टेड रूरल रिकंस्ट्रक्शन मनी इन डेवलपिंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हर विलेज, वो पैसे का इस्तेमाल कहाँ करती है, विलेज को डेवलप करने में। हियर द प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज फंक्शनिंग, वहां पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है। इट हैज अ पक्का बिल्डिंग, और उसकी बिल्डिंग कैसी है, पक्का बिल्डिंग पक्की है। हैज अ गुड रोड, और वहां रोड भी है। दैट बसेस कैन रीच द विलेज, जिससे कि बसेस विलेज तक पहुंच सके, है ना। पिक्टोरियल पिक्चर्स ऑफ फैड accompanied with folk music were useful tools to convey the messages to able governance and participation. ये जो पिक्चर्स के थ्रू और इसके साथ क्या है, फोक म्यूजिक भी यूज किया जाता है, जिससे कि इसके द्वारा जो मैसेज कन्वे किया जाता है वो एक बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है ना, बताता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या वर्क किए हैं। दिस इनोवेटिव मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग वॉज वेरी इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अवेयरनेस टू अनलेटर्ड वुमन, और इस मेथड के थ्रू उनसे कम्युनिकेट हो जाता है जो कि कैसी वो हैं, महिलाएं हैं, जो कि महिलाएं अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं है ना, उन तक अवेयरनेस पहुंचाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, द कैंपेन कन्वेड द मैसेज दैट इज, और जो मैसेज कन्वे करने का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है, दैट इज वॉज नॉट इनफ मेयरली वोट, कि वोट डालना ही इनफ नहीं है, टू स्टैंड फॉर इलेक्शन में खड़े होना ही इनफ नहीं है, टू विन, और जीतना ही इनफ नहीं है, जरूर, बट इम्पोर्टेंट टू नो वाई वन इज वोटिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। जरूरी यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को वोट क्यों दे रहे हैं, व्हाट आर द ट्रेड्स टू लुक फॉर, कि वो क्यों खड़ा है इलेक्शन में, एंड व्हाट डज ही और शी स्टैंड फॉर, क्यों वो इलेक्शन में खड़ा है, क्या उसका इशू है इलेक्शन, क्या वो मतलब जो विलेजेस को डेवलप करना चाहता है या उसके अपने इंटरेस्ट हैं, है ना। द वैल्यू फॉर इंटीग्रिटी इज एम्फेसाइज्ड थ्रू द स्टोरी एंड सॉन्ग मीडिया ऑफ द फेड, और ये किसको, इंटीग्रिटी को, की महत्ता को भी इसमें, ये जो फेड है ये एक मीडिया का काम करता है, उसके इंटीग्रिटी की भी महत्ता को वो दर्शाता है, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज, एन ऑर्गेनाइजेशन विद सर्टेन एम्स, आइडियोलॉजीज एंड मैनिफेस्टो, aim of achieving government power and using that power to pursue a specific program based on certain understanding of society and how it ought to be. Political parties
a group of persons organized to acquire and exercise political powers, है ना, and they have certain aims, ideologies and manifesto, और उनका overall aim क्या होता है, to achieving the government power, है ना. They play an important role in एज अ अपोजिशन, है ना. इस जैसे कोई पार्टी सेंटर में नहीं होती है, जिसकी सरकार नहीं होती है, जैसे कि बीजेपी की इस टाइम पे हमारे कंट्री में सरकार बीजेपी की है, और अपोजिशन में कौन सी पार्टी बैठी है, कांग्रेस अपोजिशन में, है ना. दीज पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन को भी ये शेप देती है. और इंडिया में कैसे सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है. जैसे कि कौन कौन सी पार्टी है हमारी इंडिया में, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, आरजेडी, आप, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे यहाँ पे, है ना. पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट, है ना. नाउ प्रेशर ग्रुप्स. डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स वर्क टुवर्ड्स इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक अप देयर केस. A pressure group is a group of people who are organized actively for promoting and defending their interests. They keep government more responsive to the wishes of the community, especially in between election time. Election time पे ये groups ज्यादा active हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उस टाइम पे जो political parties हैं वो अपना manifesto जारी करती हैं, है ना. They are different from the पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का क्या एम होता है, अचीविंग गवर्नमेंट पावर. लेकिन इनका क्या होता है, इनके कुछ मांगे, क्या कुछ इंटरेस्ट होते हैं, जिनको पूरा होने के बाद ही प्रेशर जो ग्रुप्स होते हैं वो शांत हो जाते हैं, है ना. अब ये प्रेशर ग्रुप्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल 19 में ये लोगों को राइट दिया गया है कि वो कोई भी यूनियन बना सकते हैं, है ना. Now the characteristics of pressure group. First is pressure group may operate at local, regional, national or even international level depending on the cause and notice. ये किस नेशनल और इंटरनेशनल, रीजनल सभी स्तर पर ऑपरेट करते हैं. ये डिपेंड करता है कॉज और नोटिस पर. Second is all interest groups share a desire to affect government policy to benefit themselves. और क्या होता है, इंटरेस्ट ग्रुप शेयर अ डिजायर, एक सेम डिजायर शेयर करते हैं, और क्या होती है वो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इफेक्ट करना और उससे खुद के लिए बेनिफिट्स निकल लेना, ठीक है. थर्ड इज दे आर यूजुअली नॉन प्रॉफिट एंड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस होती है, मोस्टली नॉन प्रॉफिटेबल. फोर्थ इज प्रेशर आर कलेक्शंस of individuals who hold a similar set of values and benefits. Pressure groups are the collection of individuals का collection होते हैं, मतलब लोगों का ग्रुप होता है एक, जिनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो सेम होते हैं. Fifth is pressure groups are widely recognized as a important part of the democratic process. में प्रेशर ग्रुप्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. क्यों, क्योंकि ये जो पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, उनको चुनौती देते हैं, है ना. Now tribal political system. The government was thinking of making Panchayati Raj apart from the constitution but did not include source tribal areas. Government जब पंचायती राज सिस्टम के बारे में सोच रही थी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने के लिए, तब उसमें ट्राइबल एरियाज जो इंक्लूड नहीं थे, as they already had their political system that was well developed. For example, in Meghalaya, the Khasi, Garos and Jaintias, क्योंकि उनके पास अपने ही जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम था वो ही काफी वेल डेवलप्ड था. और फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से, मेघालय की खासी जनजाति, गारो और जैंतिया जनजातियों को इसका एक अच्छा उदाहरण है. इन खासी ट्राइब्स द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज एट 3 लेवल्स की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है खासी ट्राइब्स में, विलेज लेवल, क्लेन और स्टेट लेवल. दे हैव अ काउंसिल कॉल्ड दरबार कुर करके उनकी एक काउंसिलिंग है. क्लेन इज लाइक अ बिग फैमिली. क्लेन एक बिग फैमिली की तरह, सभी जो उसमें एक ही गोत्र के सभी लोग रहते हैं. द हेड इज कॉल्ड द क्लेन हेड, और जो हेड होता था उसको क्लेन हेड बोलते हैं. जस्ट लाइक द सरपंच ऑफ द पंचायत, ही और शी इज लाइक द सरपंच ऑफ द पंचायत. सरपंच जैसे पंचायत का सरपंच होता है, इसी तरीके से जो क्लेन का हेड था
वो होते हैं, ठीक है। नाउ डेमोक्रेटाइजेशन एंड इनइक्वालिटी। अब डेमोक्रेसी तो इंडिया में आ गई है, लेकिन साथ साथ इनइक्वालिटी भी चल रही है, वो भी है, वो दूर नहीं हो पाई है। संविधान तो बन गया, लेकिन इनइक्वालिटी एज इट इज अभी भी है। इन स्पाइट ऑफ डेमोक्रेसी देयर इज स्टिल इनइक्वालिटी एज इट इज सीन रिलीजन, रेस, कल्चर, कास्ट, लैंग्वेज, इन सबके बेस पे हम इनइक्वालिटी को देख सकते हैं। क्षेत्रवाद है, भाषावाद फैला हुआ है हमारे में, कल्चर को लेकर बहुत सारे अलग इश्यूज हैं, है ना। Differentiation is shown to people in particular groups, communities, caste, etc. पर्टिकुलर ग्रुप्स बने हुए हैं, लोगों कम्युनिटीज बनी हुई है, डिफ्रेंसिएशन है इसको लेकर लोगों के बीच में, जो ये इनइक्वालिटी भी किसी से हमारे संविधान में, जबकि ऐसा नहीं है। कहा गया है कि सारी जितनी भी कास्ट को लेकर जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं, अस्पृश्यता कानून वगैरह बनाए गए हैं, उसको दूर किया, लेकिन फिर भी ये एज इट इज बनी हुई है। ग्राम सभा मेंबर्स आर ऑफन कनेक्टेड बाय कंटेंडेड बाय स्मॉल ग्रुप्स, और ग्राम सभा के लोग भी स्मॉल ग्रुप्स में बटे हुए हैं। ग्राम सभा मेंबर्स आर ऑफन कंटेंडेड बाय अ स्मॉल ग्रुप, और ग्राम सभा के मेंबर्स को भी कुछ स्मॉल ग्रुप्स कोई भी हो सकते हैं, किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, किसी भी कास्ट से हो सकते हैं, या डोमिनेंट ग्रुप जो होते हैं गांव में उस तरीके के हो सकते हैं कि जो ग्राम सभा को भी ठीक से अपना वर्क नहीं करने देते, है ना। उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसी चुनौतियां जो ग्राम सभा है उसको फेस करनी पड़ती हैं। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज, an organization with certain aims, ideologies and manifesto aim of achieving government power and using that power to pursue a specific program based on certain understanding of society and how it ought to be. Political parties a group of persons organized to acquire and exercise political powers, है ना, and they have certain aims, ideologies and manifesto, और उनका overall aim क्या होता है, to achieving the government power, है ना। They play an important role in एज अ अपोजिशन, है ना। इस जैसे कोई पार्टी सेंटर में नहीं होती है, जिसकी सरकार नहीं होती है, जैसे कि बीजेपी की इस टाइम पे हमारे कंट्री में सरकार बीजेपी की है, और अपोजिशन में कौन सी पार्टी बैठी है, कांग्रेस अपोजिशन में, है ना। दीज पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन को भी ये शेप देती है। और इंडिया में कैसे सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे कि कौन कौन सी पार्टी है हमारे इंडिया में, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, आरजेडी, आप, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे यहाँ पे, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्स एंड रन्स गवर्नमेंट, है ना। नाउ प्रेशर ग्रुप्स, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स वर्क टुवर्ड्स इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक अप देयर केस. A pressure group is a group of people who are organized actively for promoting and defending their interests. They keep government more responsive to the wishes of the community, especially in between election time. Election time पे ये groups ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उस टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं, है ना. They are different from the पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का क्या एम होता है, अचीविंग गवर्नमेंट पावर, लेकिन इनका क्या होता है, इनके कुछ मांगे क्या कुछ इंटरेस्ट होते हैं जिनको पूरा होने के बाद ही प्रेशर जो ग्रुप्स होते हैं वो शांत हो जाते हैं, है ना. अ लार्ज नंबर ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एग्जिस्ट इन इंडिया. Here I give you two examples. First is किसान संगठन and second is National Student Union. In किसान संगठन, in India is a country of villages. Even today, 75% Indian population is living in villages and depends on agriculture. Earlier, this population was not politically aware with their rights. Pandit Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel took initiates in 1936 Congress session at Lucknow, and All India Kisan Sabha was established. इंडिया एक कैसा कंट्री जिसकी 75% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, विलेजेस में रहती है, और उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है. लेकिन पहले जो किसान थे वो अपने राइट्स को लेकर इतना अवेयर नहीं थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1936 में इनसे कांग्रेस के एक सेशन में इनसे रिलेटेड जो किसानों से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स लिए और ऑल इंडिया किसान सभा का निर्माण किया। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि किसानों का समग्र विकास करना, जिससे किसानों की जितनी भी समस्याएं थी उनको गवर्नमेंट के समक्ष उठाया जाए, है ना, और उनको दूर किया जाए। Second is National Students Union. It is attached with the political party of Congress, established by Indira Gandhi. This organization work for the welfare of students, educational quality, campaigns for anti-drug, etc. नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन कौन सी पार्टी के साथ अटैच्ड है? कांग्रेस पार्टी के साथ अटैच्ड है और इंदिरा गांधी ने इसका निर्माण किया था। और ये ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए वर्क करती है? स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए वर्क करती है, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिटी को लेकर हो या फिर एंटी ड्रग कैंपेन चलाए जाए या फिर और भी जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको उठाया जाए। ठीक है, ये एग्जांपल्स किसके थे? प्रेशर ग्रुप्स के थे, जो सरकार पे प्रेशर बना के अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कराते हैं। So students, this chapter is over now. Jai Hind, bye bye.